हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग सीएजी से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, साथ ही महत्वपूर्ण की पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। केग से संबंधित पिछले वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां आपको मिल जाएगी। और आप साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी के की नियुक्ति कौन करता है? संसद करती है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, योजना आयोग करता है। चार ऑप्शन आपके समक्ष है, आप अपने आंसर को गैस करेगा। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम टोटल 25 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो केग से संबंधित है। पहले नंबर सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा, यानी सीएजी के की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारत का राष्ट्रपति है जो सीएजी की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 148 नियुक्ति के प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों का उल्लेख करता है। कहने का मतलब यह है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है आर्टिकल 148 के माध्यम से। और केग से संबंधित कौन से आर्टिकल है? तो आप कह सकते हैं 148 से लेकर 151 तक जो आर्टिकल है वो केग के बारे में वर्णन करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 से 151 तक केग से संबंधित है, जिनमें आर्टिकल 148 इसकी नियुक्ति का प्रावधान करता है, साथ ही इसमें वो शपथ का प्रावधान है और इसकी सेवा शर्तें उनका भी प्रावधान इसी आर्टिकल के अंतर्गत है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसके वेतन, भत्ते और अन्य जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण कौन करेगा? क्या प्रधानमंत्री करेगा, क्या वित्त मंत्री करेगा, क्या संसद करेगी, क्या राष्ट्रपति करेगा? क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, आप गैस करें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। भारत की संसद है जो के वेतन, भत्ते और अन्य जो सेवा शर्तें हैं उसका निर्धारण करती है। आर्टिकल 148 इसके बारे में वर्णन करता है कि जो केग से संबंधित वेतन है, भत्ते हैं, अन्य सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण है जो भारतीय संसद करेगी। और के का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से के का वेतन आहरित होता है, जिस पर संसद के किसी भी सदन में मतदान नहीं हो सकता है। और के का वेतन कितना है? तो इसका जो वेतन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसका वेतन होता है और इसका वर्तमान वेतन है 2.5 लाख। यानी 2,50,000 रुपये इसका वेतन है पर मंथ। के का वेतन 2,50,000 रुपये है पर मंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? यानी इस केग को आप किस प्रकार पद से हटा सकते हैं अपने पद से? उसके विरुद्ध न्यायालय में अभियोग दाखिल करके, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया की तरह, राष्ट्रपति से अपील करके, और ऑप्शन डी कह रहा है उसे किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। तो 3 नंबर सवाल का क्या होगा राइट आंसर, आप अनुमान लगाएं। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। थ्री नंबर सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा। यदि आप भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्टकट में अपन केक कहते हैं, इसको यदि आप पद से हटाना चाहते हो तो वो इसका आधार और प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया इस केक के ऊपर लागू होगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा आप इसे हटा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये। फोर नंबर सवाल क्या कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, राष्ट्रपति द्वारा गठित समिति, प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति के द्वारा। यानी जो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसके कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है? जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है या राज्यपाल को सौंपता है, केंद्र सरकार से संबंधित ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राज्यों से संबंधित रिपोर्ट यह राज्यों के राज्यपाल को संदर्भित करता है। यह कह रहा है कि उसकी रिपोर्टों की जांच या उनकी रिपोर्टों की जो निगरानी है वो कौन सी समिति करती है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, राष्ट्रपति द्वारा गठित समिति, प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति। तो 4 नंबर सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा। लोक लेखा समिति है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी करती है, उसकी रिपोर्ट की जांच करती है। और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यह लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक एवं मित्र के रूप में भूमिका भी अदा करता है। ध्यान रखिएगा ये फैक्ट। यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। और लोक लेखा समिति एक प्रकार की वित्तीय समिति है, प्राक्कलन समिति भी एक प्रकार की वित्तीय समिति है और सार्वजनिक उपक्रम समिति भी एक प्रकार की वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिनमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जो किए गए संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा ये। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? यानी किस सेवानिवृत्त? ए.के. चंद्रा, ए.के. राय, ज्ञान प्रकाश, विनोद राय। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? भारत के किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो 5 नंबर सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा। ए.के. चंद्रा जो भारत के दूसरे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, भारत के दूसरे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, उन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था साथियों। और इनकी जो 7 नंबर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? यानी जो भारत का किए गए इसका पद है, जो इसका वर्णन कहां पर मिलता है? अनुच्छेद 148, 149, 142, 146। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 के पद के बारे में वर्णन करता है। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। महालेखा परीक्षक की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 150, 151, 149, 148। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप चयन करें। के की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो क्या होगा 7 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप चयन करें।
ऑप्शन सी राइट होगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 149 है जो के की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन करता है, जबकि आर्टिकल 148 है जो इसके के पद की व्यवस्था करता है। साथ ही यह राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करेगा, यानी राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा, इसका प्रावधान करता है। और वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें हैं, उनका जो वर्णन है वो आर्टिकल 148 में किया गया है। जबकि आर्टिकल 150 है, यह बात करता है संघ तथा राज्यों के लेखों के प्रकार, यानी संघ तथा राज्यों के जो लेखे हैं उनके प्रकारों के बारे में यह बात करता है आर्टिकल 150। और आर्टिकल 151 इसके बारे में बात करता है जो केग अपनी रिपोर्ट देगा, जो अंकेक्षण प्रतिवेदन है वो किसको देगा, यह बात करता है आर्टिकल 151। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर। यह कथन किसका है कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद है? यह कथन किस विद्वान ने कहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस विद्वान ने कहा कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण यदि अधिकारी होगा तो वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद होगा? यह विचार किसने व्यक्त किए थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बात कही है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यह इन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने कहा कि लोक वित्त का रक्षक है, देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी है। केंद्र और राज्य स्तर पर देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक और लोक वित्त का, सार्वजनिक वित्त का यह रक्षक माना जाता है, क्योंकि केग लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक माना जाता है। इन लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के जो रक्षक हैं उनमें से ये एक हैं। और उसमें और कौन कौन शामिल है? तो उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो रक्षक है, उन्हीं में भी केग उनमें से एक हैं। ये बात भीमराव अंबेडकर ने कही है। बी आर अम्बेडकर ने यह बात अपने शब्दों में उन्होंने व्यक्त की थी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, क्योंकि यह लोक वित्त का रक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि केग को शपथ कौन दिलाता है? केग को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश? इस सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा। केग को शपथ है जो राष्ट्रपति के दिलाता है। राष्ट्रपति के समक्ष यह अपनी शपथ ग्रहण करता है भारत का केग, और राष्ट्रपति के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 148 के पद, शपथ, वेतन भत्ते, सेवा शर्तों के बारे में वर्णन करता है। यानी के किसके समक्ष शपथ लेगा? तो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा, आर्टिकल 148 कहता है। और केग अपना त्यागपत्र किसको देता है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन यह अपना त्यागपत्र किसे देगा? ऑप्शन डी राइट होगा, राष्ट्रपति को। यानी केग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा ये केग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केग अपनी रिपोर्ट केंद्र स्तर पर किसे देता है? यानी केग अपनी रिपोर्ट केंद्र स्तर पर किसको देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को? तो 11 नंबर सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा, राष्ट्रपति को। केंद्र स्तर पर केग है जो अपनी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि केग राज्य स्तर पर अपनी रिपोर्ट किसे देता है? यानी राज्य सरकारों के स्तर पर जो केग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को? तो इस सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा। राज्य स्तर पर यह अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देता है जो राज्य स्तर से संबंधित है, और राज्यपाल
विधानमंडल के समक्ष यानी विधानमंडल के पटल पर इसे रखता है। और ये प्रावधान कहाँ है? तो ये प्रावधान आप कैसे हैं कि आर्टिकल 151 इसके बारे में प्रावधान करता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन के का अंकेक्षण जो प्रतिवेदन है वो यही है। आर्टिकल 151 इसके बारे में बात करता है कि वह रिपोर्ट केंद्र स्तर से संबंधित राष्ट्रपति को और राज्य स्तर से संबंधित राज्यपाल को सौंपेगा। यह बात आर्टिकल 151 में वर्णित है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आप विस्तार से देख सकते हैं। अनुच्छेद 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन के बारे में बात करता है, यानी रिपोर्ट किसको देगा उसके बारे में बात करता है। तो केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 151 के तहत केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। जबकि किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है, उसके पटल पर रखी जाती है। यह प्रावधान आर्टिकल 151 में वर्णन है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपकी स्क्रीन पर रहा ये, किस अधिनियम के तहत केक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया? यानी किस अधिनियम के तहत केक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके उसे वैधानिक दर्जा दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1956। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप चयन करें। यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को स्वतंत्र है जो उसे मुक्त करके उसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई किस अधिनियम के तहत? ऑप्शन 2 राइट होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत के को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके उसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। यहां आप एक महत्वपूर्ण फैक्ट नोट कर सकते हैं कि सर्वप्रथम भारत में कब के की व्यवस्था की गई थी। तो बात आती है 1858 की। 1858 में भारत में सर्वप्रथम महालेखाकार का कार्यालय स्थापित हुआ था। में भारत में सर्वप्रथम महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया था। जबकि 1860 में ब्रिटिश भारत का पहला ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया था एडवर्ड डर्मिट को। यानी 1860 में ब्रिटिश भारत का पहला ऑडिटर जनरल नियुक्त हुआ था एडवर्ड डर्मिट। (1860) में ब्रिटिश भारत का पहला ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया था एडवर्ड डर्मिट को। ध्यान रखिएगा। और जो कार्यालय स्थापित हुआ था 1858 में महालेखाकार का। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। के का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, अनिश्चित। ऑप्शन बी राइट होगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे? एच रंगनाथन, ज्ञान प्रकाश, वी नरहरि राव, विनोद राय। ऑप्शन सी राइट होगा।
वी नरहरि राव है जो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने थे स्वतंत्र भारत के, और इनका कार्यकाल था 1948 से 1954। 1948 से 1954 तक ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने थे। उसके बाद ए.के. चंद्रा को भारत का दूसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। निम्नलिखित में से कौन भारत के 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है? यानी जो वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? जो 13वें नंबर का है, भारत का वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि, शशिकांत शर्मा, विनोद राय, वी.एन. कौल। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रही। ऑप्शन ए राइट होगा, राजीव महर्षि है जो वर्तमान में भारत के 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। केंद्र सरकार की व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? यानी केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो ऑप्शन सी राइट होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार है? अकाउंटिंग, वित्त सचिव, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा नियंत्रक, अध्यक्ष वित्त आयोग का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सी राइट होगा, महालेखा नियंत्रक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महालेखा नियंत्रक दोनों अलग अलग पद है, ध्यान रखिए साथियों। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे तो आप के कहते हैं CAG, जबकि महालेखा नियंत्रक है इसे आप कहते हैं CGA। यह सवाल परीक्षाओं में पूछा गया है और कहीं पुस्तकों में आपको ऑप्शन बी भी दिखाई देगा, यानी कुछ गाइड है उनमें आपको ऑप्शन बी दिया हुआ मिलेगा, लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, महालेखा नियंत्रक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 1967 से भारत का जो केग है उसे केंद्र सरकार के जो लेखाकरण है उससे उसे मुक्ति प्रदान कर दी गई है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, संघ तथा राज्य सरकार के लिए, नए संघ सरकार के लिए और नई राज्य सरकार के लिए। यानी जो भारत का केग है वो किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो राइट आंसर आप चयन कीजिएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा, जो भारत का केग है वह संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति की सिफारिश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इस सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा जो महाभियोग प्रक्रिया है उसी के आधार पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर जो महाभियोग प्रक्रिया और जो आधार है उसी के आधार पर भारतीय संसद के दोनों सदनों के माध्यम से इसे हटाया जा सकता है।
नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के पद का सृजन किया गया? यानी जो केग है इसका पद का सृजन किसने किया है? क्या यह पद संसदीय अधिनियम द्वारा हुआ है? क्या संविधान द्वारा किया गया है? क्या मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा हुआ है? इनमें से कोई नहीं। यानी जो भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का जो पद है उसका सृजन किया गया था। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट होगा, संविधान द्वारा किया गया है, क्योंकि जो के का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में है, और भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से 151 तक इसके बारे में वर्णन मिलता है। 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? यानी इनमें से वो कर्तव्य कौन सा है जिसका पालन भारत का केग नहीं करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं करता है? भारत की संचित निधि से होने वाली सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाली सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। भारत सरकार के सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी कह रहा है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का एक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक प्रस का संरक्षक भी कहलाता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक या सार्वजनिक जो बटुआ है उसका संरक्षक कहलाता है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। तो 23 नंबर सवाल का ऑप्शन एक राइट होगा, भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक भारत में सार्वजनिक धन का संरक्षक कहलाता है, प्रस का संरक्षक कहलाता है। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है ये, निम्नलिखित में से किसकी लेखा समीक्षा करने का अधिकार नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक को है? यानी इनमें से 4 ऑप्शनों में से कौन सा है जिसकी समीक्षा करने का अधिकार केग को है? भारत की संचित निधि, राज्यों की संचित निधि, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो उसकी सभी व्यय संबंधी लेखा, उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का ऑप्शन 4 राइट होगा, उपरोक्त सभी। यानी जो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वह भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो उसकी सभी व्यय संबंधी लेखों की समीक्षा करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, 25 नंबर क्या कहता है कि सवाल क्या कह रहा है कि लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा, कार्यपालिका जो खर्च करती है, धन जो व्यय करती है उसके ऊपर नियंत्रण करने का जो उद्देश्य है, जो लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। जो भारत का केग है वो किन किन की लेखा परीक्षा कर सकता है? तो इसके बारे में आर्टिकल 151 कहता है, जो अंकेक्षण प्रतिवेदन है कि वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश की जहां विधानसभा हो उसके सभी व्यय संबंधी लेखाओं की परीक्षा करना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य है। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, भारत की संचित निधि, साथ ही प्रत्येक राज्य की संचित निधि, साथ ही प्रत्येक संघ शासित प्रदेश की
सभी व्यय, विधानसभा के सभी व्यय संबंधी लेखाओं की परीक्षा करने का जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास है। इसके अलावा वह भारत की आकस्मिक निधि और लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि संबंधी जो व्यय होते हैं उनकी लेखा परीक्षा भी करता है। यानी वह भारत की आकस्मिक निधि, साथ ही भारत की लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि से संबंधित जो भी व्यय होते हैं उनकी लेखा परीक्षा करता है। और वह राष्ट्रपति और राज्यपाल की परामर्श पर किसी स्थानीय संस्थाओं की भी लेखा परीक्षा कर सकता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वह भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल की सिफारिश पर किसी स्थानीय निकायों की भी लेखा परीक्षा कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की। आपको हमारा प्रयास किस प्रकार लगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव दीजिएगा। यदि आपको किसी प्रश्न पर संदेह है, किसी उत्तर पर संदेह है, यदि आप उसे चैलेंज करना चाहते हैं तो आप ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रश्न को चैलेंज कर सकते हैं। उसके ऊपर गौर किया जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ।